इसके पहले वाले क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ चुके थे कि दिल्ली सल्तनत में किस किस वंश ने शासन किया था। तो थोड़ा सा आप लोग हमको रिपीट करके बताइए, दिल्ली पे जो पहला शासन किया था वो किसने किया था? तोमर वंश ने किया था। और तोमर के बाद कौन आया था? चौहान आया था। चौहान के बाद कौन आया था? तुर्क शासक आया था। और इसी से आपका स्टार्ट हो जाता है क्या चीज़? गुलाम वंश। और गुलाम वंश के बाद कौन आया था? खलजी वंश। और खलजी वंश के बाद कौन आया था? तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन आया था? सैयद वंश। और सैयद वंश के बाद कौन आया था? लोदी वंश। और इस लोदी वंश के बाद कौन आया था? मुगल वंश। और अभी के चैप्टर में आपको इसी मुगल के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए आखिर ये मुगल थे कौन? तो आप लोग पहला स्टार दे करके लिखिए, मुगल कौन थे? हेडिंग दीजिए, मुगल कौन थे। अब इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको पता है कि भारत में 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा क्या किया गया था? मुगल वंश का स्थापना किया गया था। तो इस बाबर के जो मुगल हम लोग नाम जानते हैं वो मुख्य रूप से दो वंशज को हम मान सकते हैं। जैसे बाबर का जो पिता था वो तैमूर का वंशज था, और बाबर की जो माता थी वो चंगेज खां यानी कि मंगोलों का वंशज था। तो मुगल ये नहीं चाहता था कि वो अपने आप को मंगोल से ही निकला है मुगल, तो वो अपने आप को मुगल कहलवाने के लिए नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो जो मंगोल था वो आपका किससे जुड़ा हुआ था? उसका चंगेज खां से। और चंगेज खां इतिहास का काफ़ी हम कह सकते हैं कि काफ़ी क्रूर शासक था, जिसने कई लोगों को मारा था। इसलिए जो मुगल शासक थे वे अपने आप को मुगल कहलवाने से बचते थे, बल्कि वे अपने आप को तैमूर का वंशज कहते थे। हो जाएगा यहाँ तक में? यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी पूछेगा आपसे मुगल कौन थे, तो आप उसका उत्तर क्या दीजिएगा? तो सिंपल आपको लिखना पड़ेगा, भारत में मुगल वंश का स्थापना करने वाला बाबर कब किया था? तो 1526 में किया था। इसके पिता जो थे वो तैमूर के वंशज थे, जबकि इसकी माता जो थी वो चंगेज खां की वंशज थी। मंगोल का चंगेज खां का वंशज था। जो बाबर थे या फिर जो भी मुस्लिम शासक हुए वो अपने आप को मंगोल कहलाने से बचते थे, क्योंकि ये जो मंगोल शासक चंगेज खां था वो काफ़ी ज़्यादा क्या था? एक क्रूर शासक था, जिसने इतिहास में काफ़ी ज़्यादा हत्याएं किया था। ठीक है यहाँ तक में? इसलिए वे अपने आप को क्या बुलवाना चाहते थे? तो तैमूर के वंशज कहलवाना चाहते थे। लेकिन नाम चल गया मुगल, तो वो ही नाम चला गया मुगल। ठीक, तो भारत में कौन कौन से मुगल शासक थे उसके बारे में आप ध्यान से समझिए। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को, कि बाहों में हाँ आजा शाही आम। तो इससे आपका सारा राजा का नाम निकल जाएगा। जैसे बो से मेरे पास क्या आ गया? बाबर आ गया। हो से मेरे पास क्या आ गया? हुमायूं आ गया। और मैं से तो कुछ होगा नहीं। ओ से क्या आ गया मेरे पास? अकबर आ गया। और ज से मेरे पास क्या आ गया? जहांगीर आ गया। और शाही से हो जाएगा आपका शाहजहां। और आम से क्या हो जाएगा? औरंगजेब। आई ध्यान से इसको समझिएगा। तो भारत में पहला मुगल शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा कौन था? हुमायूं। तीसरा कौन था? अकबर। चौथा कौन था? जहांगीर। पांचवा शाहजहां। और छठा कौन था? औरंगजेब। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसका ईस्वी याद रखिए। कैसे ईस्वी? मतलब शासनकाल कब से कब था? तो बाबर का 1526 से लेकर के 1530, हुमायूं का 1530 से लेकर के 1540 तक गया, लेकिन फिर वो उसको शेर शाह से ये हार गया था, तो ये चल गया था फिर ये आया 1555 में, लेकिन 1556 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। जिसके बाद अकबर शासक बनता, और अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605, और जहांगीर का 1605 से लेकर के 1627, शाहजहां का 1627 से लेकर के 58, और औरंगजेब का 1658 से लेकर के 1707। इसके बाद भारत में अंग्रेज का आगमन हो जाता है, और यहाँ पर से आधुनिक भारत स्टार्ट हो जाता है। बात समझ में आया? तो कैसे इसको बोलना है ध्यान से समझिएगा। ईस्वी आपको क्लास में ही याद हो जाना चाहिए, घर के लिए आप कुछ नहीं छोड़िएगा।
तो बाबर का कितना हो जाएगा 26 से 30, बाबर का 26 से 30, बाबर 26 से 30, बाबर 26 से 30, तो बाबर का कितना हो गया 1526 से 1530। हुमायूं का 30 से 40, 30 से 40, लेकिन बाद में वो फिर आया था भारत लौट करके, यानी कि 55 से 56, 56 में उसका मृत्यु हो गया था। यानी कि अकबर का कितना हो जाएगा 56 से 05, 56 से 05, 1556 से लेकर के 1605। इसका बेटा जो था जहांगीर, उसका 1605 से लेकर के 1627, 1605 से 1627। शाहजहां का 1627 से लेकर के 1658, और औरंगजेब का कितना हो जाएगा 1658 से लेकर के 1707। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? चलिए पहले लिखिए यहाँ तक। भारत में मुगल वंश का स्थापना, भारत में मुगल वंश का स्थापना, भारत में मुगल वंश का स्थापना, भारत में मुगल वंश का स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा किया गया था। हो गया? बाबर के द्वारा किया गया था। हो गया? बाबर के पिता तैमूर के वंशज थे, जबकि उनकी माता, जबकि उनकी माता मंगोल के चंगेज खां की वंशज थी, मंगोल के चंगेज खां की वंशज थी, मंगोल के चंगेज खां की वंशज थी। मंगोल के चंगेज खां की वंशज थी। मुस्लिम शासक स्वयं को, मुस्लिम शासक स्वयं को, मुस्लिम शासक स्वयं को मंगोल कहने से बचते थे, मंगोल कहने से बचते थे। वे स्वयं को, वे स्वयं को वे स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे, वे स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। वे स्वयं को तैमूर का वंशज मानते थे। चलिए अगला लिखिए। भारत में मुगल शासक, और इसको पूरा लिख लीजिए। भारत में मुगल शासक लिख करके डैश दीजिए, और इसी तरह आप लोग भी बना लीजिए। सबका ईस्वी लिख लीजिएगा, शासनकाल कब से कब तक था। लिखिए। देखिए इस चैप्टर में आपको विशेषकर बाबर के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। चलिए इसको समझिए। देखिए बाबर जो था वो 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बनता है, लेकिन उम्र कम होने की वजह से, मात्र 12 साल का उम्र था, इसलिए वहाँ के जो उज़्बेकी लोग थे, अफ़गानी लोग थे, ये इसको वहाँ से भगा देता है। अब जैसे वहाँ से वो भागता है तो 1504 या 8 ईस्वी के लमसम ये में पहुँचता है ये काबुल, और काबुल पे ये अपना अधिकार जमाता है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा
कि काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान हो गया, और पाकिस्तान के बाद क्या आता है, अफ़गानिस्तान ही आता है, फिर मेरा कौन आ जाता है, भारत। यानी कि भारत जो है वो काबुल से ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो जब वो काबुल का शासक बनता है तो इसी बाबर को पता चलता है कि हिंदुस्तान का जो राजनीति है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा अस्थिरता है, इसलिए वो 1526 में भारत पर आक्रमण करता है और पानीपत का प्रथम युद्ध में किसको वो हराता है, तो इब्राहिम लोदी को हराता है। अब देखिए यहाँ पे आपको लोदी वंश दिख गया, और उधर दिल्ली सल्तनत में भी आपको बताए थे कि लास्ट वंश किसका था, लोदी का था। तो लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को हरा करके वो भारत में किसका स्थापना करता है, तो मुगल वंश का स्थापना करता है। बात समझ में आया। अब यहीं पे एक बात समझने का है, भारत पे पहले भी मुस्लिम आक्रमण हुआ था, लेकिन वो जितना मुस्लिम आया था सब यहाँ रहने के लिए आया था क्या, नहीं, केवल भारत को लूट करके वो वापस चला गया। क्वेश्चन फंसाएगा आपको यहीं पे। लेकिन अब जो बाबर आ गया, वो बाबर अब रह कहाँ गया, भारत में ही। तो पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शासक है जो भारत पे आक्रमण तो किया किंतु वो भारत पे अपना सत्ता को स्थापित नहीं किया, तो कौन था, बाबर। हमको पता था, आप सब बाबर बोलिएगा। सत्ता स्थापित नहीं किया, किसने नहीं किया था, मोहम्मद बिन कासिम, है ना, महमूद गजनवी, फिर आपका मोहम्मद गौरी, ये तो किया नहीं था। लेकिन किया किसने, तो बाबर ने। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आप किसी और के राज्य में जाइएगा तो वहाँ के जो छोटे छोटे राजा होंगे वो आपको चुपचाप बैठने के लिए देगा क्या, नहीं देगा। तो बाबर के साथ भी यही हुआ था। जैसे बाबर 1526 में भारत में अपना सत्ता को स्थापित किए, लगातार उसने 4 युद्ध लड़ा। अब युद्ध का नाम याद रखना, पान खा चल घर, पान खा चल घर। पान से क्या हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, और ख से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध, और च से क्या हो जाएगा, चंदेरी का युद्ध। चौसा का हुमायूं के साथ लड़ा था शेरशाह, चौसा का युद्ध। और घ से क्या हो जाएगा, घाघरा का युद्ध। ये ना ईस्वी याद करना सिंपल है, 1526, 1527, 1528, 1529। 30 में तो वो मर ही गया था। ठीक है यहाँ तक में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 27, चंदेरी का युद्ध कब 28, और घाघरा का युद्ध। तो यहाँ तक में आप लोग को समझ में आया। बाबर ने भारत में कुल प्रमुख कितना युद्ध लड़ा था, तो 4 युद्ध लड़ा था, 1526, 27, 28 और 29। पान खा चल घर, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बाद खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। बात समझ में आया। इसके बाद उसका देहांत हो जाता है 1530 में, और उसका जो बेटा होता है हुमायूं, वो वहाँ का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक में। चलिए लिख लीजिए आप बाबर के बारे में। बाबर 1494 में फरगना का शासक बनता है। 1494 में 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। बाबर 1494 में 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनता है, किंतु विपरीत परिस्थितियों के कारण उसे वहाँ से भागना पड़ता है। उसे वहाँ से भागना पड़ता है। उसे वहाँ से भागना पड़ता है। हो गया। और 1504 में वह काबुल पर विजय प्राप्त करता है। और 1504 में वह काबुल पर विजय प्राप्त करता है। काबुल पर विजय प्राप्त करता है। 1504 में वह काबुल पर विजय प्राप्त करता है तथा 1526
तथा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में तथा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। भारत में मुगल वंश का स्थापना करता है। अब लिख लीजिए बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, और ये सारा को लिख लीजिए। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, वो सारा लिख लीजिए। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध और उसको सारा लिखिए। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सारा लिखिए जल्दी से। ए समझाइए। हो गया? चलिए आगे समझिए। मनसबदार के बारे में आप क्या बोलिएगा? तो मनसबदार का जो अर्थ होता है वो पद या ओहदा होता है। मनसबदार का अर्थ पद या ओहदा होता है जिसे कई श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदार का अर्थ पद या ओहदा होता है जिसे कई श्रेणियों में बांटा गया था। यह जो है वो पद, वेतन और सैन्य अभियान पर निर्धारित होता था। जिसका मनसब ज़्यादा होता था उसका महत्व भी उसमें क्या होता था? ज़्यादा होता था। बात समझ में आया? अब किसी को 5000 मनसब मिला है तो उसका जो दरबार में महत्व होता था वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब किसी को 10,000 मनसब मिला तो उसका महत्व उससे भी ज़्यादा था। तो इसको समझिएगा। अगला है आपका अकबरनामा। तो अकबर ने अपने दरबार के एक इतिहासकार जो उसका खुद दोस्त ही था, अबुल फजल नाम आपको याद रखना है, उसने उसको कहा कि आप मेरा इतिहास लिखिए। तो उसने उसका इतिहास लिखा था, उसी को हम लोग अकबरनामा के नाम से जानते हैं। ये अकबरनामा 3 खंड में बटा हुआ था। पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का जन्म और बयान था, दूसरे खंड में शासनकाल था, जानकारी था, और तीसरे खंड को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। आईने अकबरी भी 5 भाग में बटा हुआ था, जिसमें प्रशासन के बारे में, राजघराना के बारे में, सैन्य के बारे में, साम्राज्य का भूगोल के बारे में कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, उसके बाद राजस्व के बारे में जानकारी मिलता है। आया समझ में? यहाँ पे आपका 7th क्लास का जो चैप्टर संख्या 4 है हिस्ट्री का वो ख़त्म हो गया। इतना ही है। बाकी जो इक्का दुक्का टॉपिक है उसको हम लोग 11th का ओल्ड NCERT में मध्यकाल में अच्छा तरीके से हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो इसको आप लोग लिखिए पहले। मनसबदार में डैश दे करके लिखिए। मनसब का अर्थ पद या ओहदा होता है
मनसब का अर्थ पद या औदा होता है जिसमें श्रेणी व्यवस्था थी। मनसब का अर्थ पद या औदा होता है जिसमें श्रेणी व्यवस्था थी, जिसमें श्रेणी व्यवस्था थी। पहला लिखिए पद, दूसरा नंबर में लिखिए वेतन, तीसरा नंबर में लिखिए सैन्य अभियान। श्रेणी व्यवस्था थी, पहला नंबर में लिखिए पद, दूसरा में लिखिए वेतन, तीसरा में लिखिए सैन्य व्यवस्था। अकबरनामा लिख करके डैश दीजिए, अकबरनामा लिख करके डैश दीजिए। अकबर ने अपने इतिहास लिखवाने के लिए, अकबर ने अपना इतिहास लिखवाने के लिए अपने दरबार के इतिहासकार, अकबर ने अपना इतिहास लिखवाने के लिए अकबर ने अपने दरबार, अकबर ने अपना इतिहास लिखवाने के लिए अपने दरबार के इतिहासकार अबुल फजल को कहा, के इतिहासकार अबुल फजल को कहा, के इतिहास अबुल फजल को कहा जिन्होंने अकबरनामा का रचना किया था, जिन्होंने अकबरनामा का रचना किया था, जो 3 खंडों में विभक्त है, जो 3 खंडों में विभक्त है, जो 3 खंडों में विभक्त है। पहले एवं दूसरे खंड में, पहले एवं दूसरे खंड में क्रमशः, पहले एवं दूसरे खंड में क्रमशः, क्रमशः, पहले एवं दूसरे खंड में क्रमशः अकबर के पूर्वज एवं उनका बयान, अकबर के पूर्वज एवं उनका बयान तथा पहले खंड में अकबर के पूर्वज एवं उनका बयान, पूर्वज के जन्म एवं उनका बयान, तथा दूसरे खंड में शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है, तथा दूसरे खंड में शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं, इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं, इसके तीसरे खंड को आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है। लिख लीजिए सारा ये पांचों 6 इसको लिख लीजिए, जिसमें निम्नलिखित बातों की जानकारी मिलती है।